जय हिंद मित्रों। तो मैं आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ। आज प्रेमचंद जी की एक और कहानी शतरंज के खिलाड़ी को लेकर के। तो चलिए सर्वप्रथम हम इस कहानी को देखते हैं कि शतरंज के खिलाड़ी की रचना प्रेमचंद जी ने 1924 में की थी, जिसमें वाजिद अली शाह के शासनकाल की परिस्थितियों के यथार्थ का चित्रण है। कहानी में राजा और प्रजा सभी बटेर तीतर लड़ाने, चौसर और शतरंज खेलने, अफीम तथा गांजा पीने में व्यस्त दिखाए गए हैं। प्रजा की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। प्रेमचंद ने कहानी में एक स्थान पर लिखा है, राज्य में हाहाकार मचा हुआ था, प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ खींची चली जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक भर की वार्षिक कर भी न वसूल होता था। अवध सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सभी प्रकार के दयनीय स्थिति में था। जैसा कि प्रेमचंद जी ने लिखा है, शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार विहार में सर्वत्र विलापता व्याप्त हो रही थी। कह रहे हैं कि सभी जगह क्या विलासता व्याप्त हो रही थी। तो चलिए देखते हैं हम शतरंज की कहानी, शतरंज के खिलाड़ी नामक कहानी को। तो लिखा है, वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी विलासता में डूब गए थे या डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मुजलिस सजाता था, तो कोई अफीम की पीनक में ही में मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार विहार में सर्वत्र विलासता व्याप्त हो रही थी। सभी जगह विलासता ही विलासता थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे इत्र, मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को कोई खबर ना थी। पटेल लड़ रहे थे, पटेल लड़ रहे हैं। तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही है। कहीं चौसर बिछी हुई है, पौबारे का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते या मादक पीते थे। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थीं। इसीलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे, तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थीं, जीविका की कोई चिंता न थी। घर बैठे चकौतियाँ करते थे। आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मोहरे सज जाते और लड़ाई के दाव पेंच होने लगते थे। फिर खबर न होती थी कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता था कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं। दर तख्वान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा ना था, इसीलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थीं। मगर यह बात ना थी कि और लोग मिर्जा के घर के और लोग उसके व्यवहार से खुश हों। घरवाली का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियाँ किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहिबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थीं, पर इन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। बस सोचती रहती थीं कब तक बाजी बिछ जाती है, और रात को जब सो जाती थीं तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थीं। क्या पान मांगे हैं, कह दो, आकर ले जाएं। खाने की भी फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं चाहे कुत्ते को खिलाएं। पर रूबरू वह कुछ ना कह सकती थीं। उनको अपनी पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। उन्होंने उसका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब ही के सिर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने तौड़ी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं।
दौड़ जल्दी कर। दौड़ी गई तो मिर्जा जी ने कहा चल अभी आते हैं। बेगम का मिजाज गर्म था। इतनी ताप कहाँ कि उनके सिर में दर्द और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। दौड़ी से कहा जा कर के अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किस्तों में मीर साहब की मौत हुई जाती थी। झुंझला कर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता। मीर, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरत नाजुक मिजाज होती है। मिर्जा, जी हाँ, चला क्यों ना जाऊं। 2 किस्तों में आपकी मौत होती है। मीर, जनाब इस भरोसे न रहिएगा। वह चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे रहें और मात हो जाए। पर जाइए, सुनाइए, क्यों खामख्वाएं उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा, इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। मिर्जा, अरे यार, जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्जा, अच्छा एक चाल और चल दूँ। मीर, हरगिज नहीं, जब तक आप सुन ना आएंगे मैं मोहरे में हाथ भी न लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहब ने त्योरियां बदल कर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्जा, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही ना थे। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। बेगम, क्या, जैसे वह खुद निकट्टू हैं वैसे ही सबको समझते हैं। उनके भी तो बाल बच्चे हैं, यह सबका सफाया कर डाला। मिर्जा, बड़ा लती आदमी है, सब जब आ जाता है तब मजबूर होकर खेलना पड़ता है। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते। मिर्जा, बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, मैं तो दुत्कार ही देती हूँ, नाराज हो जाएंगे, हो जाएं। कौन किसी की रोटियां चला देता है, रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। हरिया बाहर से शतरंज उठा ला। मीर साहब से क्या कहना, मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ़ ले आइए। मिर्जा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी ना करना, जलील करना चाहती हो क्या। ठहर हरिया, कहाँ जाती है। बेगम, जाने क्यों नहीं देते, मेरा ही खून पिए, जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोको तो जाना। यह कहकर बेगम साहिबा इल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया। बीबी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक ना मानी। दीवान खाने के द्वार तक गईं, पर एकाएक एक पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2 एक मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी पलट दी। मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर फेंके जाते थे। चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम बिगड़ गई। चुपके से घर की राह ली। मिर्जा ने कहा, तुमने गजब किया। बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लो, खुदा से लगाते तो वही हो जाते। आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं। जाते हो हकीम के यहाँ कि अब भी तामुल है। मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुँचे और सारा वृत्तांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी तड़ गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवार मालूम होती हैं, मगर आपने उन्हें यूँ सिर पर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं, घर का इंतजाम करना उनका काम है। दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। मिर्जा, खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमाओ होगा। मीर, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। मिर्जा, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊं, घर पर बैठा रहता था तब तो वह इतना बिगड़ती थी, यह बैठक होगी तो शायद चिंता न जिंदा न छोड़ेगी। मीरा जी, बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में आप ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, आप इतना कह दीजिएगा कि आज से ज़रा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से उसका घर से उनका घर से दूर ही रहना उपयुक्त समझती थी, इसीलिए वह उनके शतरंज प्रेमी की कभी आलोचना न करती थीं, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थीं। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछाने लगी और मीर साहब
दिन भर में रहने लगे तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाते हैं। उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियाँ मारा करते थे। घर में चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, उनसे कुछ मतलब न था। आठों पहर की धौंस हो गई। कभी पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई लाने का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहिबा से जा जाकर कहते, हुजूर, मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यह भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम ही कर दी। घड़ी याद घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल खेलना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं है, हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे। मगर यह खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है। यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है, हुजूर का नमक खाते हैं। अपने आका की बुराई सुन सुन कर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहिबा कहती हैं, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में दो चार पुराने जमाने के लोग थे। वे आपस में भांति भांति के अमंगल की कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं। जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी। आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला ना था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची चली आती थी, और वह वेश्याओं में, भाड़ों में और बिलासता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी न वसूल होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ लोग बिलासता के नशे में चूर थे। किसी ने किसी के कान में जूं न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झड़ हो जाती। तू तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती। मिर्जा जी रूठकर अपने घर चले जाते। मीर साहब अपने घर में बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता, मन का मैल निकल जाता। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि उतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या भला सिर पर आई? यह तबलीग किस लिए हुई है? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकरों से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं है तो कहाँ है? नौकर, यह तो मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बताऊंगा, हुजूर से तलबी है। शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार हैं कि दिल लगी। मोर्चे पर जाना होगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं है, कल मैं खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी ही तलबी भी ना हो। मीर, कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहाँ किसे खबर होगी? हजरत आकर आप लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई तब्दील नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब दता बताया। उसको जवाब दिया, ऐसे गाउदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ, इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज न चली, अब भूल कर भी घर पर न रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुँह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलोरियाँ भरे गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसिफ उद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किस्त से आदि दो एक शब्दों के सिवा मुँह में कोई और वाक्य नहीं निकलता था।
कोई योगी की समाधि में इतना एकाग्र ना होता होगा। दोपहर को जब भूख है मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर खाकर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ती चली जाती थीं। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे। पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए जो बेकार में पकड़े जाएं। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब को किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। यह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किस्त बचाइए, लो यह किस्त। मीर, जरा देखना चाहिए, यही आड़ में खड़े हो जाएं। मिर्जा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किस्त। मीर, तोप खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों कैसे मोए हैं, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा, जनाब हीले ना कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिए, यह किस्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं, यह लो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, यह किस्त बस अब किसे में बात है। शतरंज में बहुत मस्त थे। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने की कैसे ठहरेगी। मीर, अजी आज तो रोजा है, क्या आपको भूख ज़्यादा मालूम होती है। मिर्जा, जी नहीं, शहर में ना जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ ना हो रहा होगा, लोग खाना खा खा कर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर, नवाब साहब की ऐसगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा जी की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान के लिए ले जा रही थी। शहर में ना कोई हलचल थी, ना मारकाट, एक बूंद भी खून ना गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना ना हुई होगी। यह वह अहिंसा ना थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते थे या होते हैं। यह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐस की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर, नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, यह लीजिए इसे। मिर्जा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत ठीक नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोना ही चाहिए, यह ऐस वहाँ कहाँ नसीब होगी। यह किस्त। मिर्जा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते जितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है ही। यह लो फिर किस्त। बस अब की किस्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब का मातम कीजिए। यह किस्त और यह मात, लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मुरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू कर दिया। अबाबीलें आ आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी। पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का भी रंग भी अच्छा ना था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी एढ़ब आद पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और उग्र होती जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजलें गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। जैसे मिर्जा जी सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। त्यों त्यों बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकला जाता था। यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे, जनाब आप चाल बदलना ना कीजिए। यह क्या कि चाल चले और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए। ये आप मोहरे पर ही क्यों हाथ रखते हैं। मोहरे को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल ना सूझे मोहरा छुइए ही नहीं। आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं।
जैसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे, उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्जा, आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था? मिर्जा, मोहरा आप कयामत तक ना छोड़ें तो क्या चाल ही ना होगी? फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा, तो इस बाजी में आपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्जा, तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर, वहाँ क्यों रखूँ? नहीं रखता। मिर्जा, क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी, दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़ गए। ना यह दबता था ना वह, अप्रासंगिक बातें होने लगीं। मिर्जा बोले, किसी के खानदान में शतरंज खेली होती, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते, वे तो हमेशा घास छीला किए। आप शतरंज क्या खेलिएगा, रियासत और ही चीज़ है, जागीर मिल जाने ही से कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, क्या? घास आपके अब्बाजान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्जा, अजी जाइए भी, गाजी उद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। मीर, क्यों अपने बुजुर्गों के मुँह पर कालिक लगाते हो? वे बावर्ची का काम करते होंगे, यहाँ तो बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना खाने चले आए हैं। मिर्जा, अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ चढ़कर बातें ना कर। मीर, जबान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ, यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली। है हौसला? मिर्जा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाएं, इधर या उधर। मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमरे से तलवारें निकाल लीं। नवाबी जमाना था, यहाँ तलवार पेशकब्ज कटार वगैरह बांधते थे। दोनों बिलासी थे पर कायर ना थे, उनमें राजनीतिक भावों का अंधा पतन हो गया था। बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरें, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव ना था। दोनों के पैतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाज़ें आईं, दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद आंसू ना निकला था, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी, दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेराबें, गिरी दीवारें और धूल धूसित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थीं। तो इस प्रकार से शतरंज की लत से दोनों की मौत हो जाती है। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो।